हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन के एक्सरसाइज लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। जैसे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके पास विश्लेषण करने के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे का बुद्धि स्तर निम्न है। सेकंड है, बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है और आपको अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। थर्ड है, बच्चे की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। फोर्थ है, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलतियां कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में या परिस्थिति में आप उनके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सबसे उपयुक्त मानेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के दौरान अपनाई गई शिक्षण विधियों का बड़ा महत्व होता है। यदि किसी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए गलत शिक्षण विधियां का चुनाव किया जाता है तो उस विषय की संकल्पना शिक्षार्थी को सही रूप से स्पष्ट नहीं हो सकेगी, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे गलतियां करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इधर करेक्ट हो जाए हमारे यहाँ पे सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि फर्स्ट है, आकलन वस्तुनिष्ठ है और असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन थोड़े बढ़िया एडजस्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे। सेकंड है, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं या अक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। थर्ड है, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। फोर्थ है, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास कर ले। जैसे कि इस प्रकार से दिया गया है। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे दिया गया है कि कक्षा परीक्षणों से अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता में आप इस प्रकार विश्वास करेंगे या ले सकते हैं। तो जैसे कि अभी बात करती हैं कि कक्षा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने की उपरांत यदि कोई बालक असफल होता है तो ऐसे या यह स्थिति या तथ्य पर बात की ओर संकेत करता है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धतियां और आकलन की प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा थर्ड। जैसे कि देखा जाए थर्ड में पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धतियां और आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं हाथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो मिलती रहेंगी आपको। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसकी विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह करेगी। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों का उल्लेखित करना। सेकंड है, इस प्रकार की अधिगम विधियों या गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हैं। थर्ड है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। फोर्थ है, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो जैसे कि यहाँ पे एक अध्यापिका है, क्या सुनिश्चित करना चाहिए जो कि बच्चों में आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न हो सके उसके छात्रों में। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि इस प्रकार या अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि व्यक्तिगत बच्चे किस प्रकार से सीख सकते हैं और इसी प्रकार की शिक्षण विधियां क्लास के अंतर्गत अपनाई जाएं। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। सेकंड है, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। थर्ड है, प्रश्न अननोन क्रियाओं के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं और संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। फोर्थ है, बच्चों को अपनी भाषा कौशलों की अभ्यास की आवश्यकता होती है।
तो जैसे कि यहाँ पे कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से है कि बच्चे प्रश्न पूछकर प्रोत्साहित होने की आवश्यकता होती है या होते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अननोन क्रियाओं के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं और संकलनात्मक स्पष्टता को दिशा में बढ़ाते हैं। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सी अधिगम असक्त वाले बच्चों की विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, सेकेंड है धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई, थर्ड है अन्य बच्चों को धमकाना और आक्रामक कार्यों में लगी रहना, फोर्थ है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो यहाँ पे कौन सी असक्त वाले बच्चों को या अधिगम वाले बच्चों को दर्शा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अधिगम असक्त वाले बच्चे में कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि मंद एवं अपर्याप्त शारीरिक विकास, संवेगात्मक कठिनाइयां और अस्थिरता आदि। इन सभी लक्षणों में से एक होता है कि पाठ को धारा प्रवाह पढ़ने संबंधी कठिनाइयां, इसलिए धारा प्रवाह रूप में पढ़ने और शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाइयों का प्रदर्शन करता है। अधिगम असक्त वाले बच्चों की एक मुख्य विशेषता है। तो आंसर इज द करेक्ट हो हमारे इसके अकॉर्डिंग सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं हाथ में। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोच्चतम क्षमता को पोषित करेगी? फर्स्ट है जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। सेकंड, जब परीक्षणों के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। थर्ड है जब संकल्पनात्मक परिवर्तन और विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आलंकित किया जाता है। फोर्थ, जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो यहाँ पर आकलन के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सी सर्वोच्चतम विधि पोषित करती है? जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि जब संकल्पनात्मक परिवर्तन और विद्यार्थियों के वैकल्पिक साधनों को आकलन की विधियां या विभिन्न विधियों के द्वारा आलंकित किया जाता है। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक के द्वारा किए गए सहयोगात्मक की सीमा निर्धारित करना। सेकंड है बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। फोर्थ है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले और सहायता के साथ करने वाले कार्यों के बीच अंतर। फोर्थ है बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ पूछा गया है विकास के बारे क्षेत्र में। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर को वाइगोत्स्की जी ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। तो आंसर इधर करेक्ट हुआ हमारा है थर्ड। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने सकने वाले कार्य और सहायता करने वाले कार्यों के बीच अंतर। तो आंसर इधर करेक्ट हुआ हमारा फोर्थ थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक या शेयर करते हैं साथ में। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। सेकंड है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। थर्ड है समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। फोर्थ है अनुकूलन प्रक्रियाओं के द्वारा। तो यह प्याजे के सिद्धांत के बारे में पूछा गया कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। तो जैसे कि हम ये बात करते हैं अनुकूलन क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से बच्चे अच्छी तरह से सीख पाते हैं। जैसे कि उनका विचार है कि अनुकूलन क्रियाओं के माध्यम से बच्चे सीख पाएंगे और इनका बड़ा महत्व होता है। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेगी। प्याजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? फर्स्ट ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की योग्यता। सेकंड है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। थर्ड है व्यक्तिगत काल्पनिक तथा। फोर्थ है विचार की अनुत्क्रमणीयता या पलट ना सके। तो प्याजे के अनुमोदन के बारे में पूछा गया है कि बच्चों जो पूर्व सक्रियात्मक क्रिया होती हैं वो किस प्रकार से असमर्थ होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं
पियाजे का विचार था कि पूर्व संक्रांत अवस्था में बच्चे विचार की अनुक्रमितता के कारण याद रखने में असमर्थ होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आंसर द करेक्ट हमारा फोर्थ, विचार की अनुक्रमितता या पलट न सकने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। फर्स्ट है मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। सेकंड है विद्यार्थी मित्रों के साथ समाज बनने की। थर्ड है घुलने मिलने और समायोजन की। फोर्थ है एक समाज की सांस्कृतिक की आलोचना करने सीखने की। तो यहाँ पे समाजीकरण की प्रक्रिया पूछी गई है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया की हम बात करते हैं कि समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बालक समाज के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उचित, महत्वपूर्ण, घोषित विश्वासों, मूल्यों व अपेक्षाओं को अर्जित करना सीखते हैं। तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं हाथ में। अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा तो आंसर भी हमें उसके अकॉर्डिंग देना होगा। सीटेट में इस प्रकार क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं नेगेटिव में, तो आंसर भी हमें उस हिसाब से पुट करना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है बहुत से अध्यापक पढ़ने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। सेकंड है अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। फोर्थ है मध्य भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है। थर्ड है फोर्थ है लड़कियों को गणित और विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे अनुसंधान के बारे से जो पता चल रहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों में विविधीकरण का कारण क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं बच्चों का जो विविधीकरण का, तो बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। यह कथन उच्च प्राथमिक स्तर पर विविधीकरण को नहीं दर्शाता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं हाथ में। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिभाशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना और विद्यालय से तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। सेकंड है वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। थर्ड है विद्यालय व्यवस्था एवं स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती है। फोर्थ है उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाए। तो जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है, एक अध्यापिका है, वंचित समाज के बच्चे जो वर्ग के बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को प्रतिभाशाली तरीके से प्रतिक्रिया करने की है। तो जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर इज करेक्ट होना चाहिए हमारा विद्यालय व्यवस्था एवं स्वयं के द्वारा तौर तरीकों के बारे में विचार करना कि जिनसे वो तौर तरीके हैं उनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती नहीं हो। तो आंसर इज करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में। एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्न में से शामिल हो या सम्मिलित हो। फर्स्ट है अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता। सेकंड है अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। थर्ड है अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। फोर्थ है आकलन उपकरण के मानकीकरण। तो यहाँ पे एक बहुसांस्कृतिक कक्ष की बात हो रही है, तो एक अध्यापिका क्या सुनिश्चित करेंगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि सामाजिक उपयोगिता, वांछनीय या एक कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करना और छात्रों को सीखने की प्रक्रिया और परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। यदि इसलिए बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका को आकलन हेतु यह सुनिश्चित करना चाहिए ताकि आकलन में विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि शामिल हो सकें। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा सेकंड, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार की सिद्धांत प्रस्तुत किया। सेकंड है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। थर्ड है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तर्कता विकासात्मक है। फोर्थ है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तर्कता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया है। तो यहाँ पे कोहलबर्ग की सिद्धांत की आलोचना के बारे में पूछा गया है। जैसे कि हम बात करते हैं, कोहलबर्ग ने
पुरुषों के और महिलाओं की नैतिकता में सांस्कृतिक भिन्नता को महत्व नहीं दिया है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास अधिगम के बीच संबंध जो सर्वश्रेष्ठ है वो सार प्रस्तुत कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वाधीन है, सेकंड है अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं, थर्ड है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, फोर्थ है विकास अधिगम का समानार्थक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यह कथन वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का उपयुक्त सार है। आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा थर्ड, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? फर्स्ट अपने बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की मौके देना और उनका हल करते समय सहयोग देना। सेकंड है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। थर्ड है बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं को सही समाधान उपलब्ध कराना। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता के बनाने में सहायता कर सकती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना चाहिए और उनका हल करने के लिए करते समय उनका सहयोग देते रहना चाहिए। बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता बनाने में सहायता करता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में एक छात्रा एक प्रकरण में मुख्य बिंदु को रेखांकित करती है, उसका एक दशात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है और प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह फर्स्ट ऑप्शन है अपने विचारों के या विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। सेकंड है केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। थर्ड है अनुनिरीक्षण पूर्व अभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। फोर्थ है प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जा रहा है कि एक छात्रा है किसी टॉपिक पर मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करने की दशात्मक प्रस्तुति बनाती है जिससे कि टॉपिक समाप्ति करने पर उसके दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं प्रकरण के मुख्य बिंदु को रेखांकित करना, उसका दशात्मक प्रस्तुत बनाकर वह विद्यार्थी या शिक्षार्थी अपने विचारों के संगठन के माध्यम से अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। तो अकॉर्डिंग आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापना करेंगी। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंक के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहन करना। सेकंड है मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। थर्ड है उन्हें वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती हैं उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। फोर्थ है इस प्रकार की पद्धतियों को सुनिश्चित करना या नियोजित करना जिसमें विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों अपने स्वयं के अधिगम के लिए पालन करने में प्रोत्साहित हों। तो एक शिक्षिका या केंद्र का शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेंगी, क्वेश्चन पूछा रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना होगा जिसमें शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहन करने की आवश्यकता हो। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एडजस्ट करेंगे यहाँ पे से। इस प्रकार अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यता का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्न में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। सेकंड है लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। थर्ड है
यौवन प्रारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। फोर्थ है, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक अत्यधिक वाद विवाद है जिसमें कहा गया है कि लड़के व लड़कियों में योग्यता जो होती है विशेष समूहों में आनुवंशिक घटकों के कारण होती है, तो वो कौन सा है। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं परिवार एवं समाज बालकों की सामाजिक की प्रथम पाठशाला होती है। सामान्यतः लड़कियों को सेवा भाव के लिए तैयार किया जाता है और लड़कों को शक्तिशाली बनाने के लिए रोने जैसे संवेगों से उन्हें दूर रखने का प्रयास किया जाता है। अतः लड़कों एवं लड़कियों में योग्यता का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है संगीत में है, सेकंड है अंतर्वैयक्तिक, थर्ड है आध्यात्मिक, फोर्थ है भाषा विषयक। तो यहाँ पे गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक होता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि होती है जो कि अपने विचारों के अनुसार और अपने व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत करने, तो उसमें अंतर्वैयक्तिकता झलकती है, पाई जाती है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे वीडियो मिलती रहेंगी आपको। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। तो बाल विकास सिद्धांत पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विकास परिपक्वन एवं अनुभव के बीच अनुक्रियाओं की वजह से घटित होता है। सेकंड है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। थर्ड है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। फोर्थ है विकास प्रबल और दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो यहाँ पे विकास के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर इज द करेक्ट होना चाहिए हमारा विकास परिपक्वन व अनुभव के बीच अनुक्रिया की वजह से घटित होता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाइगोस्की और प्याजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। तो यहाँ पे बाइगोस्की और प्याजे के परिप्रेक्ष्य उनमें भिन्नता पूछी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। सेकंड है ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की संकल्पना। फोर्थ है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। फोर्थ है ये वाला, वो थर्ड था भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं बाइगोस्की और प्याजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता भाषा और चिंतन के बारे में है, उनके दृष्टिकोण में संबंधित है। बाइगोस्की बालक में भाषा एवं चिंतन के संबंध में हर प्रकार में विकास में उसके समाज का विशेष योगदान मानते हैं, जबकि प्याजे के अनुसार बालक जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां एवं सहज प्रक्रियाओं को करने संबंधी योग्यता लेकर पैदा होता है। तो आंसर द करेक्ट होगा हमारा फोर्थ वाला भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में। प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन को या आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। क्वेश्चन बुलाया गया बाल विकास, सॉरी थोड़ा मिस हो गया यहाँ पे। प्राकृतिक बाल पोषण या पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में पूछा गया है तो कौन सा कथन सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में डाला जा सकता है। सेकंड है बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्तिक होते हैं जिस तरह होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। थर्ड है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। फोर्थ है आनुवंशिक क्रम या वंशानुक्रम क्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और एक विकास में या दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ प्राकृतिक पालन पोषण की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए प्राकृतिक पालन पोषण के साथ बुद्धि संबंध स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए हैं। उनके अध्ययनों से परिणाम स्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि बुद्धि वंश परंपरा एवं वातावरण की उपज होती है और वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो आंसर करेक्ट को हमारा यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं, हाथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। निम्नलिखित कथनों में से
आप किससे सहमत हैं? तो कौन से कथन से आप सहमत हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। सेकंड है अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश में गठित होता है। थर्ड है अधिगम तब तक गठित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आंकलन नहीं कर लिया जाता है। फोर्थ है अधिगम केवल तभी होता है जब या यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है किस कथन से आप सहमत हैं, तो यहाँ पे देखा जाए कि अधिगम और या अर्थात सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम पर बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपन का प्रभाव पड़ता है और अधिगम समाज एवं उसके पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, अर्थात अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश में गठित होता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। सॉरी यहाँ पे आंसर हमारा ये थोड़ा मिसिंग हो गया, यहाँ पे आंसर इज होना चाहिए हमारे यहाँ पे सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार है कि फर्स्ट ऑप्शन है समाज में विभिन्नताएं हैं और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। सेकंड है प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान और मानवीकृत होने चाहिए। थर्ड है हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। फोर्थ है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है समावेशी कक्षा के बारे में या समावेशी मूलधार क्या है, क्वेश्चन ऐसे बोला जा रहा है। जैसे कि आप ये देखते हैं कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं हाथ में। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की रचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्न में से क्या देखा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि और कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबंध किया जाएगा। सेकंड है शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। थर्ड है विद्यार्थियों को अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। फोर्थ है विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन बोला है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में रचनात्मक या संरचनात्मक कक्षा कक्ष अपने स्वयं के आकलन के लिए विद्यार्थी भूमिका में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं रचनात्मक विद्यालय की कि विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापक की द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन है यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। सेकंड है बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या को हल करता है। थर्ड है मानवीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। फोर्थ है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के या प्रकार के परीक्षणों को देना। तो जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है एक अध्यापक के द्वारा सृजनात्मक बच्चे को पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जैसे हम बात करते हैं बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या को हल कर रहा है। किसी बालक की रचनात्मकता को या पहचानने या उसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा इसके अकॉर्डिंग सेकंड। बच्चे के विस्तृत रूप से अवलोकन करना और विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है या हल कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। सेकेंड है विद्यार्थियों को कार्य विधेयक ज्ञान को बढ़ाने जानने की आवश्यकता होती है चाहे वह संकल्पनात्मक आधारित नहीं समझते हों। सेकेंड है उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती। फोर्थ है लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि वह उनकी जन्मजात विशेषता है और आपको लड़कियों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में
गणित अध्यापिका के रूप में आप किस पर विश्वास करती हैं? ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं, तो आंसर द करेक्ट हमारे यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? कथन दिए गए तो किससे सहमत हैं? पढ़ते हैं यहाँ। फर्स्ट अपने, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं करा रही है। सेकंड है, एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा और आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। थर्ड है, एक बच्चे की सफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। फोर्थ है, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था और बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी या इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो आप किससे सहमत है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे बात करते हैं, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था और बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता एक प्रतिबिंब है, तो आंसर द करेक्ट होगा यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। फर्स्ट अपने अध्यापिका की मनोदशा, सेकेंड है बच्चे की नर्सिंग की योग्यता, थर्ड है कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, फोर्थ है बच्चे की निष्पादन का स्तर। जैसे क्वेश्चन बोला है कि एक बच्चा है, उसे सहारा देने के लिए एक मात्रा परिवर्तन में किस प्रकार है, यह निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि बच्चे के निष्पादन का स्तर, बच्चे के निष्पादन की उसके लिए निष्पादन का स्तर ज्ञान होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसी आधार पर बच्चे को सहायता देने की मात्र एवं प्रकार में परिवर्तन का निर्धारण किया जा सकता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा इसका अकॉर्डिंग फोर्थ। तो दोस्तों सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।